एक सुंदर सा छोटा गांव था जहां सुबह की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकती थी। इस गांव का नाम था शांति नगर और यह अपनी सादगी और सुकून के लिए दूर दूर तक मशहूर था। रमेश के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। रमेश मुस्कान के साथ चाय बना रहा था। रमेश भाई, यार तू तो अपना भाई है, तेरी ये चाय नहीं है, मेरे लिए अमृत है, अमृत। बस साहब, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे में सुकून होता है। मुझे अपनी मेहनत के पसीने पर गर्व है। मोहन ने चाय का आखिरी घूंट लिया और पैसे देकर चला गया। दिन गुजरते गए। रमेश की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसकी खास चाय की चुस्की लेते हुए लोग घंटों बातें करते और उसकी कारीगरी की खूब सराहना करते। देखते ही देखते उसकी रोजी रोटी शानदार तरीके से चलने लगी। और फिर एक शाम दुकान बंद करके जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था और हल्की रफ्तार से घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही रमेश ने राधा की ओर देखा। राधा, आज तुम जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हारे लिए लाऊंगा। क्या बात है, आज बड़ी मेहरबानी दिखाई जा रही है। आज की कमाई बहुत अच्छी हुई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज बाजार चला जाए। तुम अपने लिए साड़ियां ले लेना और मैं बच्चों को बाजार घुमा लाऊंगा। क्यों ना उस पैसे से प्रिया को राष्ट्रीय बाल कला प्रतियोगिता में हिस्सा दिलवा दे। जरूर। हमारी बेटी में कला का ईश्वरीय हुनर है। मेहनत और ईमानदारी से कमाए पैसों से ही उसका यह सपना पूरा होगा। बाबूजी, मैं प्रतियोगिता जीत कर आऊंगी, आप देखना। रमेश ने दोनों को प्यार से देखा। स्टेशन के विकास कार्य के कारण रमेश का स्टॉल अब एक अंधेरी गली में चला गया था। रमेश उदास मन से स्टॉल पर बैठा था। उसका प्रतिद्वंद्वी सुरेश, जो अब मुख्य द्वार पर एक नया भव्य स्टॉल लगा चुका था। फिर एक दिन नए स्टॉल का मालिक सुरेश हंसता हुआ रमेश के पास आया। अरे रमेश, कहाँ गई तेरी ईमानदारी? अब तेरी चाय की खुशबू तो गटर में दब गई है। मैंने तो पहले ही कहा था, ईमानदारी से कभी पेट नहीं भरता। सुरेश, मैं गलत तरीकों से अमीर नहीं बनना चाहता हूँ। यह जगह मेरी मेहनत से बनी है, किसी सरकारी कागज से नहीं। देखते हैं तेरी ये मूर्खतापूर्ण ईमानदारी तुझे कहाँ ले जाती है। जल्द ही तुझे ये गली भी छोड़नी पड़ेगी। सुरेश जोर से हंसा और वापस अपने शानदार स्टॉल की ओर चला गया। रमेश ने देखा कि सुरेश का स्टॉल शाम की रोशनी में चमक रहा था, जबकि उसका स्टॉल अंधेरे में डूबा था। जैसे जैसे दिन ढले, रमेश की दुकानदारी ठप पड़ गई। गरीबी धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर हावी होती चली गई। इस बीच प्रिया को इतना तेज बुखार चढ़ा कि वह बिस्तर से उठ भी न सकी। रमेश, प्रिया को तेज बुखार है, दवाई तक के पैसे नहीं हैं। कल से तो घर में चूल्हा तक नहीं जला है। अब क्या करें? मैं हार गया हूँ राधा। मैंने अपनी पुरानी बाइक बेच दी थी, पर वह भी कम पड़ गई। लगता है ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। अगले दिन सुबह रमेश हताश मन से स्टॉल पर बैठा था। तभी मिस्टर आकाश वर्मा, एक जाने माने बिल्डर, जल्दी में आए। ओए रमेश, एक चाय देना फटाफट। आज टाइम बिल्कुल नहीं है, 5 मिनट में निकलना है। मिस्टर आकाश वर्मा जल्दबाजी में गलती से 50,000 रुपए का बंडल वहीं छोड़कर चले गए। ये 50,000 रुपए प्रिया बच सकती है। राधा की नथ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मौका है। नहीं रमेश, ये तेरा नहीं है, ये चोरी होगी। तभी
सुरेश चुपचाप पीछे से आया और बंडल देख लिया। वाह रमेश, किस्मत तो बेईमानों का साथ देती है। चल, एक शर्त लगाते हैं। अगर तूने ये पैसा वापस कर दिया तो तू सबसे बड़ा मूर्ख, और अगर रख लिया तो तू आज से मेरा असली गुरु। निश्चित रूप से मैं यह पैसा नहीं छूंगा। यह मेरे ईमान का सवाल है। सुरेश निराश होकर गुस्से में वहां से चला गया। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ स्टॉल पर आया। रमेश, तूने 50,000 रुपए चुराए हैं। स्टॉल की तलाशी होगी। सुरेश ने तुम्हें चोरी करते देखा है। इंस्पेक्टर साहब, सुरेश झूठ बोल रहा है। आप तलाशी ले सकते हैं। पुलिस ने तलाशी ली और गुल्लक तक पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, गुल्लक में अखबार में लिपटा कुछ है। अरे नहीं, वह तो मेरी बेटी के पुराने रंग हैं जो कल रात मैंने छुपा दिए थे। मेरे पास नए रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। पुलिस को गुल्लक खाली मिली। पुलिस खाली हाथ लौट गई। करीब 1 हफ्ते बाद रमेश गांव के बरगद के नीचे बने ऊंचे चबूतरे पर बैठा था। मिस्टर आकाश वर्मा मायूस और थके हुए उसी चबूतरे की ओर आते दिखे। अरे रमेश, मेरा तो सब खत्म हो गया। वो 50,000 रुपए की पूंजी जो मैंने खास तौर पर उस आश्रम के लिए रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं अब किसे मुंह दिखाऊंगा? मेरी समाज में बनी बनाई छवि और मेरे बच्चों का मुझ पर अटूट विश्वास सब पानी में बह गया है। अनाथ आश्रम के पैसे, हे भगवान! रमेश ने बिना एक पल गंवाए गुल्लक से अखबार में लिपटा बंडल निकाला और आकाश को दे दिया। साहब, आपकी ईमानदारी मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी है। यह रहे आपके पूरे पैसे। मुझे खुशी है कि यह पैसे सही जगह पहुंचेंगे। आकाश ने बंडल थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। चमत्कार! रमेश, तुम सिर्फ ईमानदार नहीं, तुम देवदूत हो। तुम्हारी ये ईमानदारी मेरी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये लो, 5 लाख रुपए का चेक तुम्हारे परिवार के लिए। तभी सुरेश दौड़कर वापस आया, क्योंकि उसे पता चला था कि आकाश वर्मा वहां थे। सुरेश, तुम्हारी झूठी शिकायत और बेईमानी के लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा स्टॉल तुरंत हटाया जाए। रमेश ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि सुरेश के खिलाफ नैतिकता की शर्त भी जीत ली थी। सुरेश का चेहरा उतर गया। रमेश ने चेक अपनी जेब में रखा और राधा को फोन करने के लिए निकल पड़ा। रमेश घर आया और राधा को चेक दिखाया। राधा अविश्वास और खुशी के मिश्रित भाव से देखती रही। रमेश, हमारी नथ वापस आ गई है। प्रिया की दवा आ गई है। हमारी ईमानदारी जीत गई है। प्रिया, जिसका बुखार अब उतर चुका था, वह उठकर बैठ गई। बाबूजी, आप जीत गए हो। आप सबसे अच्छे हो। मैं अब सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगी। उदासी का अंधेरा छौंट गया और घर में अब उम्मीद की किरण आ गई थी। 1 हफ्ता बाद सुबह नगर निगम के अधिकारी पुलिस की मौजूदगी में सुरेश का स्टॉल हटा रहे थे। सुरेश निराश होकर रमेश को देखता रहा, जो अब साफ कपड़े पहने मिस्टर वर्मा की कार से उतर कर आया था। ये सब तेरी ईमानदारी की वजह से हुआ है। तूने मुझे फंसाया है। नहीं सुरेश, यह तेरी बेईमानी और मिलावट का फल है। तुम भी मेहनत और सच्चाई से शुरुआत कर सकते थे। रमेश ने मिस्टर वर्मा को फोन किया और उन्हें बताया कि वह उस जगह को अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कैंटीन बनाने में मदद करेगा। रमेश अपनी नई जिम्मेदारियों की ओर बढ़ गया। रमेश अब एक सफल बिजनेसमैन था। प्रिया एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित कर रही थी। यह पेंटिंग मेरे बाबूजी की ईमानदारी और कठिन संघर्ष को समर्पित है। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस्मत बदलने के लिए मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। रमेश और राधा दूर खड़े गर्व महसूस कर रहे थे।